थी कि आप लोग मुझे परफॉर्म करके देखें उसकी आउटपुट ठीक आ रही है तो उसके स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करें। अच्छा, जब भी प्रोग्राम लिखने को करने को कहा जाता है ना तो दो चीज़ें माइंड में रखी जाती है। एक ये कि प्रोग्राम आपको करेक्ट आउटपुट दे, दूसरा ये कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है क्या करेक्ट अप्रोच इस्तेमाल की है। करेक्ट अप्रोच से मेरा ये है कि जिस तरह आपको करने को कहा गया था क्या आपने उस तरह ही किया। ठीक, जैसे कि मिसाल देती हूँ, लास्ट अगर आप लोग जस्ट मिनट वेट करें तो मैं आपको प्रोग्राम शो करूँ कि एक स्टूडेंट का जो मेरी नज़रों से जितने मैंने देखे, एक स्टूडेंट का मेरी नज़रों से गुजरा तो आउटपुट तो ठीक आ रही है लेकिन प्रोग्राम में जो है वो गड़बड़ कहाँ थी। मैं एक बार सर्च आउट कर लूँ फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिएगा ज़रा कि कहाँ पे मसला है मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, मैम आपकी आवाज़ काफ़ी स्लो है, प्लीज। एक मिनट है मैं वॉल्यूम फुल करूँ। मेरी तरफ से वॉल्यूम फुल है, अभी भी इशू है। अभी अभी ठीक आ रही है कि अभी भी मसला है। यस मैम, स्लो है अभी भी। ये शायद मेरी हैंड्स फ्री का थोड़ा इशू है, मैं चेंज करके देखती हूँ। अच्छा, ये फाइल ना मैं आप लोगों को गेम ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, इसको ज़रा आप लोग देखें। एक स्टूडेंट की है, स्टूडेंट का नाम है हमाद खान। हमाद खान अगर सुन रहा है तो हमाद खान की भी करेक्शन हो जाएगी कि ये प्रोग्राम्स का आउटपुट तो ठीक दे रहा होगा बट इसके प्रोग्राम में जो है मसला क्या है। आप लोग इसको देखें तब तक मैं हैंड फ्री चेंज करके देखती हूँ कि फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। आप लोग देखें कि इस प्रोग्राम में फॉल्ट क्या है। अगर जिन जिनको पता चल जाता है तो हैंड रेस करें जस्ट। वहाँ पे वो फंक्शन जो है वो अपनी वर्किंग जो है वो स्टॉप कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। या आप ये कह लें कि आपका कंट्रोल उस फंक्शन की बॉडी से बाहर आ जाता है। अगर तो मेन फंक्शन ही है तो उसके बाहर आने से मुराद ये है कि बस प्रोग्राम आपका फिनिश हो गया। ठीक है, अगर तो मेन के अलावा भी कोई फंक्शन लिखा है उसके अंदर आपने रिटर्न कमांड यूज की है तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी से बाहर आ गया, उस फंक्शन की बॉडी से। उस फंक्शन की बॉडी के बाद अगर उसने कहीं जाना है तो वो वहां पे चला जाएगा, अगर नहीं जाना तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होगी। रिटर्न कमांड ये करती है। ठीक है, ओके। रिटर्न 0 या रिटर्न 1 या रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक है, उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक,
जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे इस वाली वैल्यू को जो आपने रिटर्न के आगे लिखी है, रिटर्न 0 रिटर्न 1, इस वैल्यू को उधर रिटर्न कर दो। ठीक है, 0 1 कुछ भी आपने लिखा है, कोई वेरिएबल भी इवन लिखा है, तो इसका मतलब जैसे हमने पैरामीटर रिसीव किए हैं ना, इस तरह अब वो फंक्शन जो है उसमें ये एबिलिटी भी है कि वो वहां पे प्रोसेसिंग करके किसी वैल्यू को वापस रिटर्न कर सके। ठीक है, तो ये जो है रिटर्न कमांड का काम है। बाकी जब हम इसको देखेंगे, इस पे वर्किंग करेंगे तो और ज़्यादा इसकी कह लें कि फंक्शनैलिटीज खुल के हमारे सामने आएंगी। सवाल ये है कि रिटर्न क्यों करनी है वैल्यू? रिटर्न करने की बिल्कुल जरूरत पड़ जाती है। हो सकता है मेन फंक्शन में हम काम करें, हम कोई सीजीपीए कैलकुलेट सीजीपीए नामी फंक्शन हमने बनाया हुआ है, ठीक है, हम उसको कॉल करते हैं और उसको वैल्यूज दे देते हैं कि भाई इसकी सीजीपीए कैलकुलेट करके दो, या कुछ भी कैलकुलेट एज करके एनीथिंग। अब वो फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है, जरूरी तो नहीं ना है कि वहीं पे डिस्प्ले करके बस प्रोग्राम खत्म हो जाए। हो सकता है कि मेन फंक्शन में काम करते करते हमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी, हमने वो फंक्शन कॉल किया, उसको वैल्यू पास की, उस फंक्शन ने वैल्यू कैलकुलेट करके हमें मेन में रिटर्न कर दी कि ले लें भाई ये वैल्यू ले लें, अब जो भी आपने इसको डिस्प्ले करना है डिस्प्ले कर दें, या कहीं मुस्तकबिल में आगे जो है रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में यूज करना है तो वहां पर इस्तेमाल कर। इस मकसद के लिए रिटर्न कमांड इस्तेमाल होती है। इसका प्रोग्राम देखते हैं हम। शायद याद हो जब मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन की बात की थी तो शुरू में लिखा हुआ था वॉइड। मैंने कहा ना वॉइड का मतलब होता है नथिंग, कि दिस फंक्शन रिटर्न्स नथिंग। अब अगर हमें रिटर्न कमांड यूज करनी है, फिर वॉइड की जगह आपको बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन किस नेचर की, किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा अंदाजन। ठीक है, उसमें वही चीजें आ जाती हैं, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डबल। ठीक है, यही डाटा टाइप जो हमने पढ़ी हुई है ये इस्तेमाल होगी। अब आपके सामने उसमें लिखा हुआ इंटीजर ऐड। Now what is integer? Integer means return type कि this function will return integer sort of values. Okay. फिर add क्या हुआ, उस फंक्शन का नाम, फिर देखें वो दो पैरामीटर रिसीव कर रहा है इंटीजर टाइप के, एक a नामी वेरिएबल में लेगा अपने, और एक जो है वो b नामी वेरिएबल। ओके, देन व्हाट इज हैपनिंग, उसने लिखा है जी कि रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही उसने जो है ब्रैकेट के अंदर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। वो क्या किया, उसने दोनों को ऐड कर दिया, रिटर्न ब्रैकेट में लिख दिया a प्लस बी होगा क्या, जो वैल्यूज a और b में आएंगी, साथ एक ही स्टेटमेंट है, उसने a प्लस बी का जो है वो रिजल्ट कहीं स्टोर करना जरूरी नहीं समझा कि वो सी ले और कहे जी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसको जरूरत नहीं होगी। वेरिएबल में वैल्यू इसलिए स्टोर की जाती है ताकि आपने शायद उसको दोबारा इस्तेमाल करना है, अगर नहीं करना है तो ना करें, मतलब अगर फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं करना तो वैल्यू को पहले स्टोर ना करें। उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने से आपकी एक्स्ट्रा मेमोरी जो है वो ही कह लें कि रिजर्व होती है, और तो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, अब क्या हुआ, रिटर्न a प्लस बी, के a और b दोनों को जमा करो, साथ ही रिटर्न कर दो। अब a और b की टाइप क्या है, इंटीजर। हमने ऊपर रिटर्न टाइप क्या मेंशन किए, इंटीजर। जो भी इसमें वैल्यू होगी जमा होके रिटर्न हो जाएगी। कहाँ रिटर्न होगी, जहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं पूरा प्रोग्राम। यहाँ पे देखें ऊपर तो वही फंक्शन लिखा हुआ है, इंटीजर ऐड, देन इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, उसकी बॉडी में रिटर्न स्टेटमेंट। नीचे देखें मेन में इंटीजर सम, एक सम नामी वेरिएबल लिया गया। क्यों लिया गया, नेक्स्ट लाइन देखिए जी, सम इज इक्वल टू ऐड 100,78। अब यहाँ पे ऐड नामी फंक्शन कॉल हो रहा है, वो ऊपर जो लिखा है 100 ए में चला जाएगा, 78 बी में चला जाएगा। वो कॉल हुआ, रिटर्न ए प्लस बी, 178 टोटल बन गया ए प्लस बी होके, और साथ ही 178 रिटर्न हो गया। कहाँ पे रिटर्न हो गया, जहां पे नीचे ये फंक्शन कॉल हुआ है, सम के पास लिखा हुआ ना, सम इज इक्वल टू एड ए प्लस बी। वो 178 कैलकुलेट होके सम में आके स्टोर हो गया। जब जब भी हमने कोई रिटर्न टाइप वाला फंक्शन कॉल करना है तो उस टाइम ध्यान रखना है कि यहाँ से जो वैल्यू हमें वापस मिलेगी वो हमने कहीं पे स्टोर करानी है, या स्टोर करानी है, या इस फंक्शन को आप सी आउट के साथ इस्तेमाल कर ले ताकि वहां से वापस आए और साथ ही सी आउट में डिस्प्ले भी हो जाए।
ठीक, दो काम है। सो इट्स अप टू यू, आप वेरिएबल में स्टोर करें या साथ ही डिस्प्ले करा। ओके, सम में वैल्यू आ गई और नीचे सी आउट पे हमने सम को डिस्प्ले करा दिया। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, हमने दो वैल्यूज, दो पैरामीटर्स हमने सेंड किए हैं और वहां से उस पर कोई प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है, प्लस किया या जो भी किया, और वहां से वो वैल्यू रिटर्न होके हमारे पास वापस भी आ गई है मेन फंक्शन में। क्लियर? इसकी वर्किंग बताइए। ये कोई क्वेश्चन है अभी तक तो पूछ लें, फिर आगे हम फंक्शन प्रोटोटाइप पे बात करें। कोई क्वेश्चन है अबाउट रिटर्न स्टेट में, कुछ समझ ना आई हो तो देख लें, मुझसे पूछ लें। ओके, अगर नहीं है तो आगे मूव करते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप कोई कोई अनोखी चीज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है मॉडल, आइडिया। जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो कि कोई बड़े बड़े प्लाजास वगैरह, टावर्स वगैरह बनने से पहले उसका एक वो नक्शा, नक्शा तो नहीं कहेंगे, एक 3D मॉडल सा, 3D फिजिकल मॉडल बना के उन्होंने रखा होता है कि जब रखा होगा कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी लुक एंड फील ये होगी और इस तरह करके, उसे प्रोटोटाइप कहते हैं। प्रोटोटाइप का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स से है, आपके यूजर डिफाइंड सिंटैक्स के। अभी तक आप लोगों ने एग्जांपल देखी, उसमें क्या था कि ऊपर हमने लिखा जी हैश इंक्लूड दिस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर नीचे हमने अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा, कोई भी ग्रीट, ऐड, एनीथिंग, फिर मेन फंक्शन लिखा। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेन फंक्शन को पहले लिख लें और यूजर डिफाइंड फंक्शन को बाद में लिख लें, बिल्कुल वैसे ही, ठीक। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ेगी। कहाँ पे? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद। वो लाइन क्या लिखनी पड़ेगी? वो लाइन, वो जो आपकी फंक्शन डेक्लेरेशन वाली लाइन है ना, जैसे ये लिखी हुई है इंटीजर ऐड इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, फंक्शन डेक्लेरेशन वाली लाइन, उसी को आपने कॉपी करके यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद जो है वो लिख देना है, ठीक। अच्छा, लिख दिया, वहां पे आपने उस लाइन के एंड में सेमी कॉलन भी लगाना है, टर्मिनेटर। सेमी कॉलन का मतलब ये है कि ये लाइन जस्ट एक प्रोटोटाइप है, इसके आगे फंक्शन नहीं अभी हमने लिखा, ठीक। ये जस्ट कंपाइलर कंपाइलर को आइडिया देने के लिए लाइन लिखी गई है कि हमने इंटीजर मेन के बाद अपना फंक्शन लिखना। और मेन के बाद फंक्शन कैसे लिखना है? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग अपना फंक्शन मेन से पहले लिखते हैं, एज इट इज, उसमें कोई कमी पेशी नहीं, ठीक है। और प्रोटोटाइप इसलिए पहले लिख दी जाती है अगर आपने अपना फंक्शन मेन के बाद लिखना है, कंपाइलर को आइडिया हो जाए। प्रोटोटाइप वाली लाइन वही होती है जो फंक्शन डेक्लेरेशन वाली लाइन होती है, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन किसे कहते हैं? जो फंक्शन होता है ना पूरा फुल फ्लेज, जिसमें उसकी बॉडी लिखी जाती है, उसे फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। मतलब फंक्शन की डेक्लेरेशन वाली लाइन प्लस फंक्शन की बॉडी, दोनों मिलके फंक्शन डेफिनेशन कहलाते हैं। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ वॉइड एड इंट कॉमा इंट। यहाँ प्रोटोटाइप में हम जैसे डेक्लेरेशन में लिख देते हैं इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, प्रोटोटाइप में ये अगर आप वेरिएबल्स के नाम ना लिखें तो फिर कोई मसला, फिर भी कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर आप लिख भी देते हैं जैसे वॉइड एड इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, वो एक्सेप्टेबल है, वो भी एक्सेप्टेबल है। अगर आप उस टाइम पे नहीं लिखना चाह रहे, अभी आपने कोई डिसाइड नहीं किए वेरिएबल्स के नाम, तो सिर्फ उनकी डाटा टाइप मेंशन, नंबर ऑफ पैरामीटर्स मेंशन कर दें और डाटा टाइप मेंशन कर दें कि हमने 2 पैरामीटर कोई से रिसीव करने हैं इंटीजर टाइप के। ये प्रोटोटाइप में पॉसिबल। डेक्लेरेशन में आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है। डेक्लेरेशन वाली लाइन में प्रोटोटाइप के एंड में सेमीकोलन आता है, क्योंकि उसके बाद अभी हम उस फंक्शन को नहीं लिख रहे, अभी हम मेन लिखेंगे, फिर उसके बाद अपना फंक्शन लिखेंगे, इस वजह से सेमीकोलन आता है। ये इस प्रोग्राम पे अगर आप गौर करें तो देखें वो फंक्शन प्रोटो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद फंक्शन प्रोटोटाइप लिखी है, इंटीजर ऐड ब्रैकेट में इंटीजर कॉमा इंटीजर, इस लाइन को देखें और नीचे देखें फंक्शन डेफिनेशन के नीचे जो लाइन लिखी है इंटीजर ऐड इंट ए कॉमा इंट बी, दोनों लाइन सेम है, बस 2 डिफरेंस है। ऊपर वाली प्रोटोटाइप है, उसके एंड में सेमीकोलन आया है, नीचे वाली डेक्लेरेशन के बाद सेमीकोलन नहीं आया क्योंकि उसके बाद फंक्शन की बॉडी शुरू हो जानी है, इसलिए नहीं आया। ऊपर वाली लाइन में हमने स्किप कर दिए वेरिएबल के नाम ए और बी, ठीक है। तब हमने यू कैन से डिसाइड नहीं किए थे, लिख सकते हैं, ये नहीं कि लिख नहीं सकते, यू कैन राइट इट देयर टू, आप वहाँ पे लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लिखते प्रोटोटाइप में तो कोई मसला नहीं है। लेकिन फंक्शन डेक्लेरेशन में लिखने जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि हमने अभी तो उसमें वैल्यूज को तो लेना है
और लेके उन्हीं को तो यूज करना है, उन नामों को ए और बी को तो बॉडी में यूज करना है। इस वजह से फंक्शन डिक्लेरेशन में लिखना जरूरी है। सो व्हाट वी लर्न टुडे, हमने सीखा कि जी जो है फंक्शंस हैं, ठीक है, उनमें एक नया फीचर है रिटर्न टाइप का। रिटर्न टाइप क्या करती है कि अगर हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करके किसी वैल्यू को वापस रिटर्न करना है, कहाँ रिटर्न करना है, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक है, उस लाइन पे वापस रिटर्न करना है, ठीक है, तो हमें रिटर्न टाइम मेंशन करनी पड़ेगी और वहां पे हम उसको किसी वेरिएबल में रिसीव करेंगे पीछे जहाँ पे हमने उसे कॉल किया, या फिर सी आउट में डायरेक्टली लगा। दूसरी चीज देखिए जी, फंक्शन प्रोटोटाइप, दैट इफ यू वांट टू राइट अवर प्रोग्राम आफ्टर मेन फंक्शन, तो उसके लिए जरूरी है कि हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख दें, ताकि कंपाइलर को आइडिया हो जाए कि मेन के बाद भी फंक्शन कोई लिखा हुआ है। अदरवाइज क्या होता है, हम मेन से पहले ही लिख लेते हैं, उसमें भी प्रोटोटाइप नहीं लिखनी पड़ती, उसमें कंपाइलर को आइडिया हो जाता है कि जी ये भी इन्होंने कोई फंक्शन लिखा है। ठीक, नेक्स्ट है जी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। उसमें क्या है जी, फंक्शंस मेक द कोड रीयूजेबल, वी कैन डिक्लेयर देम वंस एंड यूज देम मल्टीपल। शुरू में ये बातें हुई, ठीक है, और फंक्शन मेनली रीयूजेबिलिटी के एंगल से बनाए जाते हैं, और उसमें ये होता है कि हम टास्क को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे ना फंक्शंस में, ठीक है, और फिर जिस टास्क की हमें जरूरत पड़े, जिस टास्क को परफॉर्म करने की जरूरत पड़े, हम सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। उसके अलावा जी सी प्लस प्लस लाइब्रेरी फंक्शन, मतलब सी प्लस प्लस के अपने बिल्ट इन फंक्शन, वो बहुत सारे हैं। एक उसने यहाँ पे इस एग्जांपल में यूज किया हुआ एस क्यू आर टी, मतलब स्क्वायर रूट नामी फंक्शन। अगर आप लोग गौर करें, उसके लिए ऊपर उसने एक इजाफी हेडर फाइल इंक्लूड की है सी मैथ के नाम से, सी मैथ, ठीक है। इसमें क्या है, मैथ से Excuse रिलेटेड। me, ma'am. हाँ जी, हाँ जी। Ma'am, so sorry. Please speak English as well. I didn't understand Okay, all. okay, okay. I always forget that you people are also in this class. Okay, because we people are used to speak in Urdu, हम एक ही वो में बोलते रहते हैं। Okay, I will be careful in future. Okay, this program, if you see in this program, the user or the programmer has included another library file, that is CMaths. This library file includes math related built-in function of C++. What are those functions? You can Google it. Just type CMath CMath library file or CMath header file, or the functions that exist in CMath. Just Google it. You will be given with the list of all the functions that are available in this file. There's a list of functions with the method that how to use these functions जो CMath में है. Okay. We included CMath in our function. What we are going to do, we are going to use a function of CMath, that is SQRT. First of all, we have taken a number 25.0 and a double number. Okay, you can take float, not necessarily double. 25.0. Then we took another variable square root is equal to sqrt number. That sqrt function will perform its functionality on number variable. स्क्वायर रूट क्या करेगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5. दिस sqrt function will calculate square root of 25, that is 5, and it will be stored in square root variable. जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा वो स्क्वायर रूट में स्टोर हो जाएगी, एंड देन इन द नेक्स्ट लाइन वी आर डिस्प्लेइंग स्क्वायर रूट and paste square root variable that will be containing 5, the value 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है. इफ यू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 9 that will be 3. 81 का क्या होगा, 9, और so on. So this is how we can use the C++ built-in function sqrt. There are multiple header files that exist in C++, and those header files contain multiple C++ library functions. So what are those functions? What is the list of those functions? What that function will do? What the sort of parameter we can pass out to those functions? That you can get all the information via Google. Just Google the library file name, and you will be given with the list of all the function available in that header file. Okay, if you have any question so far, मतलब आज मैंने जो है अपने एंड से जो फंक्शंस हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दी हैं. I hope you people
now have a full-fledged understanding of function, do prepare this topic. How आप examples जो हैं वो करके देखें, ठीक है. You can create small functions of any of your previous function, any of your previous topics which you learned in C++. So like you can create a function that calculate your age. You can create a function that calculate your grade. You can calculate a function that calculates your salary, right? So do practice, keep yourself ready for object-oriented programming. So far we have not started our object-oriented programming because functions were missing in our last subject course. So that's why I wanted you people to first of all prepare yourself for the functions topic so that you can learn how to write a function. Object-oriented programming has no concept without functions. Object-oriented programming is totally based on function. You will see in future that why I was used to say that why functions are important in object-oriented programming. Okay, so right now, if you have any question, so please पूछ लें. In our next lecture, we will start our object-oriented programming, the proper course of this semester. Attendance ले लिए CRGR ने? नहीं ली तो ले लें. Any